जय हिंद दोस्तों, मैं शिफा खान स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर साक्षिफा लक्ष्य कोचिंग। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज हम पॉलिटी में हम कहाँ तक पहुँच गए? हमने आर्टिकल 110 तक कंप्लीट कर लिया था ना लास्ट, आर्टिकल 110। तो 110 तक रिवाइज करते हैं, 100 से चलते हैं। मैंने 100 से स्टार्ट किया था लास्ट वीडियो में। 100 आर्टिकल 100 में क्या है? गणपूर्ति यानी कि कोरम। गणपूर्ति यानी कि कोरम, इसका मतलब होता है 1/10। कितनी होनी चाहिए गणपूर्ति? 1/10। संसद के किसी भी सदन में 1/10 मिनिमम सांसद होने चाहिए, तभी संसद की कार्यवाही होगी, ठीक है? वरना संसद की कार्य को क्या कर दिया जाएगा? स्थगित कर दिया जाएगा। इसके बाद 101 से लेकर 106 तक ये हमने स्किप कर दिया, क्योंकि ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें कुछ तो ये है संसद की सांसदों की अयोग्यता वगैरह सब इसमें है, ठीक है? आर्टिकल 107 में क्या है? आर्टिकल 107 में है विधेयक का पुनः स्थापन, यानी कि विधेयक यानी कि बिल को इंट्रोड्यूस कराना। विधेयक का पुनर्स्थापन, इसमें मैंने आपको बता दिया था कि किस तरह से एक ड्राफ्ट जाके एक एक्ट बन जाता है ना? एक ड्राफ्ट से एक्ट बनने का प्रोसेस क्या है, और कौन सा विधेयक सरकारी होता है, कौन सा गैर सरकारी होता है। आर्टिकल 108 में क्या है? संयुक्त अधिवेशन यानी कि जॉइंट सेशन। जॉइंट सेशन, संयुक्त अधिवेशन। आपको कमेंट करके बताना है सभी को अब तक जॉइंट सेशन यानी कि संयुक्त अधिवेशन कितनी बार आ चुका है, ठीक है? और जिसको ये भी पता हो कि किस किस मुद्दों पर कौन कौन से वो कानून थे जिनके लिए आया था, तो वो भी कमेंट कर देना, बहुत अच्छी बात है, ठीक है? कितनी बार आ चुका है ये बताना है, कितनी बार आ चुका है, ठीक है? ये आपका क्वेश्चन है, होमवर्क। आर्टिकल 109 और 110, इसमें 108 इंपॉर्टेंट है, 110 तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 109 में है कि धन विधेयक के विशेष प्रावधान। धन विधेयक के विशेष प्रावधान, क्लियर? इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें बताई थी। विशेष प्रावधान, धन विधेयक के लिए विशेष प्रावधान। इसमें आपको क्वेश्चन बताना है, इसमें आपको बताना है कि जो धन विधेयक है इसको राज्यसभा कितने दिन के लिए रोक सकती है? कितने दिन के लिए रोक सकती है, ठीक? ये दोनों हर बच्चे के कमेंट आने चाहिए। जिसने लास्ट क्लास ली है ना वो कंफर्म ये बता देगा, ठीक है? ना लियो तो पढ़ के बताना, कुछ भी करना है, सबको कमेंट करना है, ठीक है ना? ये पूछा जाता है, दोनों इंपॉर्टेंट है, ये दोनों क्वेश्चन के आंसर देना है। आर्टिकल 110 में क्या है? धन विधेयक की परिभाषा। धन विधेयक की परिभाषा। धन विधेयक क्या होता है? मनी बिल, यानी कि जो सरकार के पैसे पर प्रभाव डाले। सरकार के पैसों को हम क्या कहते हैं? संचित निधि, जो कि आरबीआई के पास होता है, उस पर प्रभाव डाले, उसको हम क्या कहेंगे? धन विधेयक कहेंगे। यानी कि किसी टैक्स को बढ़ा देना, टैक्स को कम कर देना, ऋण यानी कि लोन लेना, लोन देना, इससे डायरेक्टली इफेक्ट किस पे पड़ेगा? गवर्नमेंट के पैसे पर, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे मनी बिल कहते हैं। आर्टिकल 111 से हम आज स्टार्ट करना है ना? ये सब क्लियर होना चाहिए सभी का, ठीक है ना? धन विधेयक के जो विशेष प्रावधान, इसमें जो भी जितने भी पॉइंट है वो सब कुछ पता होना चाहिए कि कहाँ से ये स्टार्ट होगा, कौन से सदन में आएगा, राज्यसभा कितने दिन के लिए रोक सकती है, राष्ट्रपति से पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते क्योंकि राष्ट्रपति की पूर्व सहमति पर आता है, यानी कि पहले राष्ट्रपति से पहले परमिशन ले लेंगे, फ़ोन कर देंगे कि भैया हम जा रहे हैं धन विधेयक को पास कराना है। राष्ट्रपति कहते ठीक है जाओ। अच्छा, उसने पहले कह दिया, राष्ट्रपति जी ने पहले कह दिया कि ठीक है जाओ, तो अब क्या कुछ कहेंगे? तो अब यानी कि इसको पुनर्विचार के लिए, दोबारा विचार के लिए इसको नहीं लौटा सकते, क्लियर? तो ये क्योंकि हमें धन विधेयक के विशेष प्रावधान थे। आर्टिकल 111 से हम स्टार्ट करते हैं। इसमें किसी को भी दिक्कत हो तो वो भी कमेंट कर देना, और ये बताना, ये जरूर बताएं कि अगर मैं लाइव क्लास लेना स्टार्ट करूं, है ना? काफ़ी बच्चे की डिमांड है कि मैम लाइव पढ़ाई करो। तो मैंने पढ़ाया था स्टार्टिंग में लाइव क्लास, तो तब ज़्यादा बच्चे जुड़े हुए नहीं थे। तो आई होप अब बच्चे पढ़ने लगे हैं और अब जुड़ जाएंगे। तो एक बार कमेंट करना कितने बच्चे रेडी हैं लाइव पढ़ने के लिए, ठीक है? तो लाइव क्लास का तो टाइम फिक्स रहेगा, वैसे तो अभी भी फिक्स ही है। पहले 11 बजे होती थी, अब 1-2 दिन से 12 बजे, कोई प्रॉब्लम है, ठीक है? 12 बजे से क्लास अपलोड होती है। तो ये ज़रूर कमेंट करना है कि लाइव क्लास के लिए कितने बच्चे रेडी हैं।
ठीक है, तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं हम? आर्टिकल 111 से। आर्टिकल 111 इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल 111, आर्टिकल 111 में है विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति। विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति, ठीक है। अब इसको समझो, ये आपने पढ़ चुके हैं, अब ये नया सा लग रहा होगा। विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति, राष्ट्रपति की अनुमति। विधेयक यानी कि क्या है? बिल। विधेयक यानी कि बिल। बिल पर राष्ट्रपति की अनुमति किस तरीके से देंगे? तो आपको याद है किस तरीके से अनुमति देते हैं भाई? उसके लिए तो होती है वीटो पावर, राष्ट्रपति की वीटो पावर। तो इसमें 3 प्रोसेस आएंगे, यानी कि 3 तरीके से राष्ट्रपति अपनी सहमति देंगे, है ना। अनुमति क्या दो, इसके इस पर सहमति कह सकते हैं। राष्ट्रपति की सहमति किस तरीके से देंगे वो, ठीक है। तो बताओ वीटो पावर मैंने पढ़ा दिया नहीं पढ़ा दिया? वीटो पावर सब पढ़ चुके हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं यहाँ पे। तो वीटो पावर इसमें क्या है, यानी कि इसका प्रोसेस, एक तरह से हम इसका प्रोसेस कह सकते हैं कि राष्ट्रपति की अनुमति की राष्ट्रपति किस तरह से सहमत होंगे। तो 3 तरह से हो सकते हैं, इसमें 3 पॉइंट्स हैं। सबसे पहले राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? या तो अत्यंतकारी वीटो का यूज़ कर सकते हैं, अत्यंतकारी वीटो, ठीक है। वीटो का मतलब होता है रोकना, वीटो का मतलब क्या होता है? रोकना। अत्यंतकारी वीटो, इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट वीटो, इंग्लिश में एब्सोल्यूट वीटो। एब्सोल्यूट वीटो, एब्सोल्यूट वीटो का मतलब होता है कि राष्ट्रपति क्या करे, उसको मना कर दे। राष्ट्रपति उस विधेयक को ही मना कर दे कि नहीं ये पास नहीं होगा, इसको ख़त्म करो। तो क्या करते? राष्ट्रपति असहमति जता दे, असहमति, ठीक है। साफ यह कह सकते हैं राष्ट्रपति क्या कर दे? मना कर दे साइन करने से, ठीक है। तो यहीं पे कैंसिल। लेकिन दूसरी चीज़ क्या है, जब संविधान में संशोधन हुआ, 42वां संविधान संशोधन, जिसे हम क्या कहते हैं? मिनी संविधान कहते हैं। हम जब संशोधन पढ़ेंगे ना, तब हम आपको 42वां संविधान संशोधन के सारे एक साथ लिखवा दूंगी। उससे इतने सारे अमेंडमेंट, इतने सारे सब कुछ चेंजेस हुए थे संविधान में, इस वजह से उसको मिनी संविधान कहा जाता है। कौन से को? 1976 को 42वां संविधान संशोधन को क्या कहा जाता है? मिनी संविधान। तो इसी के तहत इसको ख़त्म कर दिया था। तो अत्यंतकारी वीटो अब नहीं है। अगर पूछे कि वीटो कितने टाइप की, तो 3 टाइप की है, लेकिन ये वाली नहीं है अब, ठीक है। तो ये क्या है? ये अब नहीं है। 42वें संविधान संशोधन से इसको क्या कर दिया? हटा दिया। इसके बाद देखते हैं सेकंड में क्या हो सकता है? राष्ट्रपति निलंबकारी वीटो का यूज़ कर सकते हैं। अब तो निलंबकारी का ही कर सकते हैं, निलंबकारी वीटो। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं हम? सस्पेंसिव वीटो, सस्पेंसिव वीटो, ठीक है ना। निलंबकारी वीटो यानी कि सस्पेंसिव वीटो। इसमें राष्ट्रपति क्या करेंगे? राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटा देंगे, यानी कि इस पर दोबारा विचार करो, कुछ चेंजेस लेकर आओ, या फिर ठीक है ना, यानी कि पुनर्विचार के लिए उसको लौटा देंगे विधेयक को। तो राष्ट्रपति क्या करेंगे? पुनर्विचार के लिए लौटा देंगे, पुनर्विचार के लिए लौटा देंगे, ठीक है ना। राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटा देंगे। लेकिन इसमें कंडीशन है, इसमें कंडीशन ये है कि राष्ट्रपति ने पुनर्विचार किया तो लौटा दिया। अब अगर संसद दोबारा भेजती है, भाई दोबारा तो कन्फर्म भेजेगी, तो राष्ट्रपति को साइन करने पड़ेंगे। ये बात याद रखना, राष्ट्रपति को साइन करने पड़ेंगे, क्योंकि राष्ट्रपति क्या होता है कि संसद की जो दोबारा ये भेजते हैं विधेयक, उसे मानने के लिए बाध्य है। बाध्य का मतलब होता है कि कंपल्सरी आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे हमने उसमें पढ़ा था धन विधेयक में, जब मनी बिल पढ़ रहे थे, मनी बिल में मैंने आपको बताया था कि राज्यसभा लोकसभा को कोई अपना सजेशन दे सकती है ना, मनी बिल के लिए। लेकिन उस सजेशन को, उस सुझाव को मानने के लिए लोकसभा बाध्य नहीं है, यानी कि कंपल्सरी नहीं वो माने, मर्जी उसकी, माने ठीक है, नहीं माने नहीं ठीक है ना, तो ठीक है, क्लियर। तो बाध्य का मतलब समझिए। तो राष्ट्रपति क्या करेंगे? पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, लेकिन संसद ने अगर वो दोबारा भेज दिया, चाहे उसमें वो चेंजेस करे या ना करे, तो राष्ट्रपति को साइन करने पड़ेंगे, ठीक। तीसरी क्या होती है? तीसरी तो बड़ी इंटरेस्टिंग है। तीसरी कौन सी होती है? पॉकेट वीटो। इसको हिंदी में कहते हैं जेबी वीटो, जेबी वीटो यानी कि पॉकेट वीटो, पॉकेट वीटो। ये बेस्ट है। अगर राष्ट्रपति चाहते हैं कि ये वाला बिल पास ना हो, इस बिल को मैं कानून ना बनाऊं, तो किसका यूज़ करेंगे? वो जेबी वीटो का। किसका यूज़ करेंगे? जेबी वीटो का। क्योंकि इसमें क्या करना होता है? इसमें राष्ट्रपति को कुछ नहीं करना, ना तो उस पर साइन करने हैं, ना ही उसको वापस भेजना है, उसको अपने पास रखो। क्योंकि अगर चाहते हैं राष्ट्रपति कि ये कानून ना बने,
तो अगर उन्हें वापस भेजा और फिर वो दोबारा से आ गया, फिर तो राष्ट्रपति को साइन करने पड़ेंगे, है ना, फिर तो राष्ट्रपति को साइन करने पड़ेंगे। तो बेहतर है कि उसको भेजे ही ना, अपने पास ही रख ले। तो जो अपने पास रख लेते हैं उसे हम क्या कहते हैं, पॉकेट वीटो। इसको पॉकेट वीटो एक सिंबल है कि पॉकेट में रख लेते हैं, है ना, अपनी जेब में रख के घूम रहे हैं। तो ऐसे थोड़ा ना जेब में रख के घूमेंगे लेकिन नाम क्या है, जेबी वीटो है। तो हम इस पर क्या लिख सकते हैं कि जब विधेयक को लौटाते नहीं हैं, लौटाते नहीं हैं, अपने पास रख लेते हैं, ठीक है ना, अपने पास रख लेते हैं। विधेयक को लौटाते नहीं है, अपने पास रख लेते हैं, इसको हम क्या कहेंगे, जेबी वीटो। क्लियर ये वाला आर्टिकल। तो हम कह सकते हैं कि वीटो कौन से आर्टिकल में है, वीटो कौन सा आर्टिकल में है, आर्टिकल 111 में। 111 में क्या है, वीटो, राष्ट्रपति की वीटो पावर। वीटो पावर किस में है, आर्टिकल 111 में। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं। लेकिन एक और होती है वीटो, उसे कहते हैं हम क्वालिफाइड वीटो। वो हमारे देश में तो है नहीं, यूएसए में है क्वालिफाइड वीटो। इसको अलग से लिख लेते हैं, क्वालिफाइड वीटो। क्वालिफाइड वीटो, क्वालिफाइड वीटो में क्या होता है, देखो क्वालिफाइड वीटो में यह है, जैसे हमारी क्या सस्पेंसिव वीटो है ना हमारे इंडिया में, सस्पेंसिव वीटो में कि राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटा देंगे, है ना, सेम इसमें भी यही होता है। इसमें राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, लेकिन फ़र्क ये है कि जब संसद उसको वापस भेजेगी राष्ट्रपति के पास साइन करने के लिए, तो उसको ज़्यादा बहुमत से पास करना पड़ेगा। ज़्यादा बहुमत का मतलब, सपोज़ कि पहले 50% लोगों ने पास करके भेजा था, इसको हम क्या कहते हैं, साधारण बहुमत कहते हैं, है ना, साधारण यानी कि जनरल मेजोरिटी, साधारण बहुमत, ठीक है ना। साधारण बहुमत कहते हैं 50% को, या 1/2 कह सकते हैं। तो 50% से पास करके कोई विधेयक गया राष्ट्रपति के पास, अब राष्ट्रपति ने उसको पुनर्विचार के लिए लौटा दिया। अगर अब दोबारा से उसको राष्ट्रपति के पास भेजना है तो अब क्या करना पड़ेगा, उसको मेजोरिटी ज़्यादा मेजोरिटी से उसको भेजना पड़ेगा। यानी कि अब तक 50% था, अब उसको 2/3 से भेजना पड़ेगा। इसको हम कहते हैं विशेष बहुमत, यानी कि लगभग 66%, 66.6%, है ना, 2/3 से भेजना पड़ेगा। तो क्वालिफाइड वीटो समझ आएगी, ये यूएसए में ऐसा होता है। क्वालिफाइड वीटो कहाँ पे है, यानी कि अमेरिका। क्वालिफाइड वीटो कहाँ है, अमेरिका में, ठीक है, इंडिया में ऐसा नहीं है। बात क्लियर। तो ये था हमारा आर्टिकल 111, यानी कि वीटो पावर, राष्ट्रपति की वीटो पावर। ये कह सकते हैं किसी विधेयक पर राष्ट्रपति की सहमति किस तरीके से होगी, इसका क्या है, ये प्रोसीजर है, ये टाइप्स हैं, इसे कुछ भी कह सकते हैं। इसमें जेबी वीटो बहुत आता है, ठीक है। जेबी वीटो का यूज़ आज तक एक ही बार किया है, ज्ञानी जैल सिंह ने, डाक संशोधन अधिनियम था उसके लिए, ठीक है ना, ज्ञानी जैल सिंह। जेबी वीटो का यूज़ कितनी बार हुआ, सिर्फ एक बार हुआ है। किसने किया है, ज्ञानी जैल सिंह ने, ठीक है ना, ज्ञानी जैल सिंह। आर्टिकल 111 क्लियर। अब आता है आर्टिकल 112, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल 112। आर्टिकल 112 को तो छाप लो दिमाग में। आर्टिकल 112 112, आर्टिकल 112 में है बजट, बजट है, बजट। आर्टिकल 112 में क्या है, बजट। बजट मैंने आपको इकोनॉमिक्स में ही पढ़ाया था, बजट मैंने इकोनॉमिक्स में ही पढ़ाया था, उसमें मतलब ये पैसे से रिलेटेड तो इकोनॉमिक्स में पढ़ा दिया, यहाँ पे इसको आर्टिकल वाइज पढ़ेंगे, है ना, क्योंकि संविधान में है बजट। देखो बजट जो है, एक्चुअली संविधान में बजट शब्द ही नहीं है। बजट तो हम डेली यूज़ की भाषा में या फिर इसको आसान बनाने के लिए कह देते हैं, नॉर्मल नहीं कहते कि कितना बजट है इसका, यानी कि इसके पास कितना पैसा है, कितने काम, इस काम को करने के लिए इसका कितना बजट है। तो बजट से आप ये चीज़ समझते हैं। संविधान में इसको लिखा गया है वार्षिक वित्तीय विवरण। क्या लिखा गया है, वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये संविधान में है। संविधान में क्या लिखा गया है, वार्षिक वित्तीय विवरण। बजट का, बजट है ही नहीं, बजट शब्द का संविधान में प्रयोग नहीं किया गया है, ठीक है। तो आर्टिकल किस में, आर्टिकल 112 में किसका जिक्र है, बजट का। बजट होता क्या है, देखो जब सरकार क्या करे, सरकार अपनी इनकम यानी कि आने वाले साल में, देखो मैंने आपको सेशन पढ़ाया था ना, बजट सेशन स्टार्ट कब से होता है, बजट सत्र, 3 सेशन होते हैं संसद के।
बजट सत्र जो है फरवरी से कब तक चलता है? वो फरवरी से मई तक, है ना। जून का खाली रहता है, फिर जुलाई से अगस्त वो चलता है, इसके बाद वाला यानी कि मानसून सेशन। तो बजट सत्र कब स्टार्ट होता है? फरवरी में। इसे बजट सत्र इसीलिए कहते हैं क्योंकि फरवरी यानी कि स्टार्टिंग में यहाँ पे बजट पेश किया जाता है। तो बजट सत्र समझ आ गया। अब बजट जो पेश किया जाता है, बजट एक्चुअल में क्या होता है? एक भाषण ही होता है। बजट एक भाषण होता है, ठीक है। और इस भाषण में क्या बताया जाता है? यानी कि फरवरी में स्टार्ट हुआ, तो फरवरी में बजट सेशन स्टार्ट होता है, तो मार्च में एक्चुअल में यानी कि मार्च तक पहुंच जाता है। बजट नॉर्मली मार्च में पेश किया जाता है। तो मार्च से लेकर अगले मार्च तक यानी कि पूरे साल में सरकार को कितनी तो उसकी इनकम होगी, यानी कि कितनी उसकी आय होगी, और कितना सरकार को खर्च करना है, वो सब इस भाषण में बताया जाएगा, ठीक है। जैसे कि हमारे इतने गवर्नमेंट स्कूल हैं, इतनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, इतने ये हैं, वहाँ से इतना पैसा आ जाएगा, टैक्स से इतना कलेक्शन होगा, या फिर हमने किसी को लोन दे रखा उसका इंटरेस्ट इतना आएगा। ये टोटल क्या होगी? इनकम होगी गवर्नमेंट की, है ना। टैक्स का कलेक्शन सब टोटल इनकम। तो इसमें क्या बताया जाएगा? इसमें आय बताई जाएगी, है ना। और क्या बताया जाएगा? व्यय। फिर क्या बताया जाएगा कि कितना खर्च होगा, कि इतने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज उसमें हैं, सेना में है, सेना के ऊपर इतना खर्च किया जाएगा, और डॉक्टर्स जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उस पर इतना खर्च किया जाएगा, सड़कें या फिर कंस्ट्रक्शन के काम में सड़कें वड़कें बनाई जाएंगी उसमें इतना खर्च किया जाएगा, और बहुत मतलब जितना भी गवर्नमेंट खर्च करती है वो टोटल खर्च बताया जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट का रिवेन्यू और एक्सपेंडिचर है ना, रिवेन्यू और एक्सपेंडिचर किस में बताया जाता है? इस बजट में बताया जाता है। तो बजट क्या है? एक भाषण है। अब बजट पेश करने का अधिकार किसको है? वो राष्ट्रपति को दिया गया है। संविधान में बजट पेश करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है। अधिकार किसको है? बजट पेश करने का अधिकार किसको दिया गया है? राष्ट्रपति को। लेकिन आपने कभी सुना है कि राष्ट्रपति ने बजट पेश किया? भाई बहुत टेढ़ी खीड़े बजट पेश करना, इतनी बड़ा आपने देखा भी होगा टीवी वगैरह पे, इतनी मोटी वो होती है ना, रेड कलर की, उसमें ना वो पूरा पढ़ना होता है। तो जो ज़्यादा बूढ़े बूढ़े उनको तो अटैक आ जाए हालत ख़राब हो जाती है बजट का ये पढ़ने में, बस पढ़ना होता है। तो राष्ट्रपति, अधिकार तो राष्ट्रपति को है, लेकिन राष्ट्रपति किससे पेश कराते हैं? वित्त मंत्री से पेश कराते हैं। राष्ट्रपति किससे पेश कराते हैं? पेश किससे कराते हैं? वित्त मंत्री से, है ना। नॉर्मली वित्त मंत्री से कराती है क्योंकि पैसे से रिलेटेड है, इसलिए फाइनेंशियल मिनिस्टर जो है हमारे वित्त मंत्री, जैसे इस बार कौन थे? निर्मला सीतारमन। तो निर्मला सीतारमन ने बजट पेश किया था। लेकिन अधिकार किसको दिया गया है? बजट पेश करने का अधिकार, क्वेश्चन पूछेगा बजट पेश करने का अधिकार किसको है? तो राष्ट्रपति को है, ना कि वित्त मंत्री को है। नॉर्मल आपने देखा होगा कि वित्त मंत्री ही बजट पेश करते हैं, है ना, करते हैं, वित्त मंत्री करते हैं, लेकिन अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है। अब राष्ट्रपति किससे पेश कराते हैं? वित्त मंत्री से। भाई ये राष्ट्रपति की मर्जी के वित्त मंत्री से पेश कराते हैं, तो यानी कि वो किसी और से भी करा सकते हैं। तो ऐसा भी होता है, किसी और से भी कराते हैं, है ना। एक बार जो रेल मंत्री थे पीयूष गोयल, उन्होंने बजट पेश किया था, क्योंकि वित्त मंत्री उस टाइम पे अटल बिहारी वाजपेयी थे, उनकी तबीयत खराब थी, तो पीयूष गोयल ने पेश किया था। तो बात करें, यानी कि नॉर्मली वित्त मंत्री से पेश कराया जाता है, लेकिन कोई और भी पेश कर सकता है। अधिकार किसको दिया गया है? राष्ट्रपति को। बजट होता क्या है? बजट एक तरह का एक भाषण है जिसमें पूरे साल का सरकार का खर्चा और सरकार की आय, यानी कि रिवेन्यू और एक्सपेंडिचर, ये बताया जाता है, ठीक है। ये सब किस में? आर्टिकल 112 में। तो आर्टिकल 112 में क्या है? बजट। क्लियर? आर्टिकल 112 में क्या है? बजट। बजट का अर्थ क्या होता है? चमड़े का थैला। फ्रेंच भाषा का शब्द है, ठीक है ना, चमड़े का थैला। आर्टिकल 113 113 में है प्राक्कलन। आर्टिकल 113 में क्या है? प्राक्कलन। इसको हम कहेंगे एस्टीमेट। प्राक्कलन यानी कि एस्टीमेट, ठीक। अब प्राक्कलन से तो समझे नहीं होंगे, लेकिन एस्टीमेट से समझ गए होंगे। वो कहते नहीं कि कितना एस्टीमेट बना, हमें कोई बड़ा काम करना है भाई, इनको तो पूरे देश का खर्चा बताना, पूरे देश की इनकम बतानी है। एक नॉर्मल किसी शादी का या किसी बड़े फंक्शन का आप देखते कहते नहीं कितना एस्टीमेट बना, सब चीज़ें कि इतना इस पर खर्चा, इतना उस पर खर्चा, इतने के वे पकैया हो जाएंगे, हलवाई इतने टेंट में लग जाएगा, तो पूरा एस्टीमेट तैयार करते हैं, वही होता है एस्टीमेट। तो वही एस्टीमेट किसका है? हमारे पूरे देश का है।
तो जो बजट में, यानी कि इस बजट के भाषण में जितना खर्चा बताया गया उसका पूरा एस्टिमेट तैयार किया जाता है। भाई सरकार ने तो बता दिया कि हम क्या करेंगे, हम 400 वंदे भारत एक्सप्रेस चलाएंगे। अब वो 400 वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने के लिए खर्चा कितना आएगा वो किस में लिखा जाएगा, इस एस्टिमेट में। क्लियर, एस्टिमेट क्लियर। ये क्या है, ये प्राक्कलन है, ये एस्टिमेट है। इसके लिए एक अलग से कमेटी बनती है। तो मैं ये प्राक्कलन समिति वो अलग पढ़ाऊँगी जब आपको सारी आर्टिकल 118 है वो सब चीज़ें। आर्टिकल 118 बहुत बड़ा है, उसमें सारी संसद की समितियाँ, संसद की कार्यवाही 18, 19, 20 तक है ना, वो सब है। तो पूरा आपको संसद का समझ आ जाएगा कि संसद में क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस तरीके से वर्क होता है ना, उसमें सब समझ आ जाएगा। ठीक है, तो एस्टिमेट समझ आ गया। जो इसमें बताया कि हम यहाँ ये सब खर्च करेंगे, उसका पैसा कि कितना इस चीज़ पे ये कितना खर्च होगा, यहाँ पे कितना खर्च होगा, उसका कंप्लीट एस्टिमेट, उसका पूरा ब्यौरा तैयार किसके थ्रू होता है, यानी कि आर्टिकल 113 में। 113 में क्या है, एस्टिमेट। अब यहाँ पे तो बता दिया कि खर्च कितना होगा, यानी कि किस किस पर खर्च करना है, यहाँ बताया किस किस पर खर्च करना है, और यहाँ बताया है कि खर्च कितना होगा। लेकिन अभी तक पैसा निकला नहीं है, अभी पैसा अप्रूव नहीं हुआ है। पैसा अप्रूव कब होगा, आर्टिकल 114 के तहत। आर्टिकल 114 में है विनियोग विधेयक। इसको हम कहते हैं एप्रोप्रिएशन बिल। विनियोग विधेयक, ठीक है ना, यानी कि अप्रूव कराना। एप्रोप्रिएशन बिल नाम समझ रहे हो, अप्रूव कराना। जो ये एस्टिमेट बना, इसको करने के लिए हमें ये विधेयक लाना पड़ेगा, इसको पैसे निकालने के लिए। यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे वोटिंग होगी। ठीक है, यहाँ से विनियोग से क्या होता है, पैसा निकलता है। देखो जितना ये क्या हुआ, ये बताया कि यहाँ पे हमें खर्च करना है, यहाँ पे उसका एस्टिमेट बन गया कि इतना इतना खर्च करना है। अब एस्टिमेट बना तो दिया, अब जो विपक्ष पार्टी है वो क्या करने देगी, जितना आपने बताया है। तो यहाँ पे क्या होगी, वोटिंग होगी। विनियोग में क्या होता है, विनियोग विधेयक पारित करना होता है, उसमें वोटिंग होती है, और ये कितना होता है, 50% से पास कराना होता है, यानी कि 1/2 बहुमत से। अगर 50% हो गया क्लियर कि हाँ 50% लोगों ने कह दिया कि ठीक है आपका एस्टिमेट ठीक है, तो वो पैसा निकल जाएगा। बात क्लियर। ये क्या है, विनियोग विधेयक। अब आता है आर्टिकल 115। आर्टिकल 115 में है अतिरिक्त अनुदान। आर्टिकल 115 में अतिरिक्त अनुदान। आर्टिकल 115, आर्टिकल 115 में है अतिरिक्त अनुदान। देखो अगर आर्टिकल की बात करें कि इसमें से आर्टिकल तो सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल 112 ही है, लेकिन ये प्रोसीजर समझना जरूरी है, इनसे अलग से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, आर्टिकल तो नहीं पूछते। अतिरिक्त अनुदान यानी कि इसको हम कह सकते हैं एक्स्ट्रा मनी। अतिरिक्त अनुदान यानी कि एक्स्ट्रा मनी। देखो जैसे सपोज करो कि जो बजट में हुआ था कि यूपी को, सपोज करो कि यूपी को 2000 करोड़ पैसा दिया जाएगा। भाई बजट में तो आता है किस स्टेट को कितना पैसा देना है। या फिर ये तो चलो बड़ी चीज़ हो गई, हम एक रोड की बात करते हैं कि एक नेशनल हाईवे बनना है ना, इतने किलोमीटर का, उसके लिए इतना बजट आ गया है ना, वो बजट पास हो गया। किसके लिए, यूपी के लिए। अब यूपी के लिए वो बजट पास हुआ, या फिर एक यूनिवर्सिटी के लिए हो सकता है, कि एयरपोर्ट के लिए मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। हम एक यूनिवर्सिटी लेके चलते हैं या एयरपोर्ट मान लेते हैं, चलो एयरपोर्ट, ठीक है ना। एक एयरपोर्ट के लिए बजट पास हुआ कि इस एयरपोर्ट में कितने 200 करोड़ रुपये चाहिए, ठीक है, 200 करोड़ रुपये आ गए एयरपोर्ट बनाने के लिए। अब ये बात कब की है, 2023 में हुआ, ये सब बजट पास हुआ 2023 में। ठीक, अब एयरपोर्ट बनाना है, अब सरकार लगी भी है उसके एयरपोर्ट बनाने की। सोचो कितनी बड़ी ज़मीन चाहिए और कितना बड़ा प्रोसीजर है एयरपोर्ट को बिल्कुल तैयार करना। तो इस ज़मीन खरीदते खरीदते या फिर सारी चीज़ें इकट्ठा करते करते कि कहाँ से कंस्ट्रक्शन का हम किससे लेंगे, सीमेंट हम किससे लेंगे, एक पूरा पूरा होता है कि कोई ठेका दे देते हैं। तो ये सब करते करते 2024 आ गया, 2024 आ गया, 2025 आ गया, और एयरपोर्ट बन के तैयार नहीं हुआ। अब ये बताओ 2023 से लेकर 2025 में, यानी कि हर साल महंगाई बढ़ती है। हर साल छोड़ो, अब तो हर महीने बढ़ रही है है ना, महंगाई का कुछ है, हर साल थोड़ी ना बढ़ रही है, अब तो हर महीने बढ़ रही है महंगाई। पता ही नहीं चलता कौन सी चीज़ कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। तो इसको बनते बनते महंगाई बढ़ गई, पैसा रह गया कम। महंगाई 200 करोड़ में अब ये कर नहीं सकता, अब 200 करोड़ में एयरपोर्ट नहीं बन सकता।
तो अब इसको क्या चाहिए, इसको और पैसे चाहिए, तो इसके लिए क्या चाहिए, इसे ये आर्टिकल 115 के तहत अतिरिक्त अनुदान इसको मिल सकता है, यानी कि एक्स्ट्रा मनी। क्लियर? यानी कि जो बजट पहले से पास हो गया था और महंगाई बढ़ने की वजह से वो पैसा कम रह गया, तो हमें उस काम को करने के लिए और पैसा चाहिए, तो और एक्स्ट्रा पैसा निकालने के लिए आप अतिरिक्त अनुदान के तहत निकाल सकते हो। समझ आ गई बात? अब आता है आर्टिकल 116। आर्टिकल 116, आर्टिकल 116 में है लेखानुदान। आर्टिकल 116, आर्टिकल 116 में क्या है, लेखानुदान। लेखानुदान इसको कहते हैं वोट ऑन अकाउंट, वोट ऑन अकाउंट। आर्टिकल 116 वोट ऑन अकाउंट, लेखानुदान। ठीक है, देखो लेखानुदान होता है, चुनावी वर्ष आता है। लेखानुदान को चलो और से कंपैरिजन करके पढ़ेंगे हम, है ना। इसमें एक आम बजट होता है, एक अंतरिम बजट होता है, एक लेखानुदान, तीनों एक साथ पढ़ेंगे। ये क्लियर है ना? यहीं पे देख लेते हैं। देखो जो बजट है, बजट 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 होता है दो टाइप का। बजट कितने टाइप का होता है? दो टाइप का। एक तो होता है आम बजट, आम बजट, ठीक है। एक होता है अंतरिम बजट, अंतरिम बजट। आम बजट और अंतरिम बजट, ठीक है। आम बजट होता है, इसको हम जनरल बजट भी कहते हैं। आम बजट यानी कि जनरल आम बजट, ठीक है। ये होता है पूरे साल के लिए, यानी कि कंप्लीट ईयर के लिए, पूरे एक साल के लिए, एक साल के, ये पूरे एक साल के लिए होता है। अंतरिम बजट होता है 3 से 4 महीने के लिए, 3 से 4 महीने के लिए। और ये अंतरिम बजट आता है चुनावी वर्ष, चुनावी वर्ष आता है। अंतरिम बजट कब आता है? चुनावी वर्ष आता है। अब समझो कैसे, देखो जैसे सरकार चल रही है, अब लास्ट टाइम चुनाव कब हुए थे? 2019 में हुए थे, और अब 5 साल बाद कब होंगे? 2024 में होंगे, है ना। 2019 में चुनाव हुए थे, 2024 में हुए थे। 2019 में जब चुनाव हुए, 2019 को छोड़ो, चुनावी वर्ष तो कौन सा? अंतरिम बजट है। पहले हम आम को समझ रहे हैं। तो 2020, 21, 22, 23, ये जो 4 साल है ना, इन 4 साल में कौन सा होगा? आम बजट होगा। यानी कि गवर्नमेंट आराम से, चुनाव तो होने हैं नहीं, तो उनको पूरा साल उन्हीं की सरकार है, तो उनको पता है कि हमारा इतना पूरे साल में हम भाई इतना खर्चा होगा, इतनी हमें इनकम होगी, तो पूरे साल को बजट पेश कर देंगे, क्योंकि चुनाव नहीं होने, उनको पता है सरकार हमारी है, हमें ही करना है। लेकिन जिस साल चुनाव होते हैं, अब 2024 में जैसे चुनाव होंगे, तो 2024 में जब चुनाव होंगे, तो सपोज करो बजट जो आता है, बजट आएगा अप्रैल में, है ना, फरवरी वगैरह में, फरवरी या फिर मार्च में बजट पेश किया जाता है। तो चुनाव सपोज कि मई या जून में चुनाव हो रहे हैं, बजट कब आया? बजट पेश हुआ फरवरी में, है ना, और चुनाव कब होने हैं? चुनाव होने हैं जून में, या मार्च कह सकते हैं, मार्च जून में। तो फरवरी से लेकर जून तक, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 4 महीने हो गए। तो चुनाव के बाद इन्हें नहीं पता भी सरकार किसकी आएगी। ऐसा क्या कंपल्सरी थोड़ा ना कि जो जिसकी सरकार अब है उसी की सरकार बनेगी, पता नहीं किसकी सरकार बन जाए। तो ये क्या करेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ बजट को चुनाव तक, यानी कि जो 3-4 महीने का टाइम है, इसी टाइम को के लिए बजट पेश करेंगे। इसको हम कहते हैं अंतरिम बजट। तो ये अंतरिम बजट कब आता है? सिर्फ चुनावी वर्ष आता है, और ये कितने महीने का होगा? 3 से 4 महीने का होगा, ठीक है ना। बात क्लियर है? तो अंतरिम बजट कितने? 3 से 4 महीने। और जो नॉर्मल आता है पूरे साल के लिए, उसको हम क्या कहेंगे? आम बजट कहते हैं। इसमें समझ आ गया? अब इसी के साथ समझना आपको क्या, लेखानुदान। इसी के साथ लेखानुदान। इसमें कोई दिक्कत हो तो बताना कमेंट करके, ठीक है। इसी के साथ समझो लेखानुदान। देखो यानी कि ये लेखानुदान भी क्या आता है? ये भी चुनावी वर्ष आता है, चुनावी वर्ष आता है, ठीक है। लेकिन फ़र्क ये है, देखो इसमें और इसमें कोई खास फ़र्क थोड़ी ना है, ये दोनों तो सेम ही तो हैं। बस ये पूरे साल के लिए, ये है ये 2-3 महीने के लिए। क्या कर दिया?
ये है 2-3 महीने के लिए, यही तो फ़र्क है। तो यानी कि इसमें हम आय भी बता रहे हैं, भाई बजट में हमें आय भी बतानी होती है और प्लस व्यय भी बताना होता है। आय भी बतानी होती है, व्यय भी बताना होता है। लेकिन लेखानुदान में क्या फ़र्क है, लेखानुदान भी इसके जैसा है, अंतरिम बजट के जैसा, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम आय नहीं बताते, सिर्फ और सिर्फ व्यय बताते हैं, सिर्फ और सिर्फ खर्च बताएंगे, छुट्टी कि हमारा इतना खर्च होगा, इतने पैसे दो भाई, जो आने वाला हमें कहाँ से कितना ये हमें नहीं पता है ना, खर्च इतना होगा, खर्च के लिए तो पैसे चाहिए। तो ये क्या होता है, ये लेखानुदान होता है। अब लेखानुदान इसके लिए विनियोग नहीं आता, विनियोग, विनियोग क्या होता है, विनियोग नहीं आता। इन दोनों के लिए क्या आएगा, विनियोग तो आएगा ही, विनियोग आएगा। भाई ये दो सेम ही तो हैं, इनके लिए तो विनियोग आता है, बजट के लिए तो विनियोग आएगा, विनियोग विधेयक आता नहीं है। क्लियर है ना, विनियोग, विनियोग यानी कि उसके लिए वोटिंग करना, ये जो एस्टिमेट बना है ये सही है नहीं सही है, ठीक है। पास किससे होगा, पैसा किससे निकलता है, पैसा किससे निकलेगा, एप्रोप्रिएशन बिल से, यानी कि विनियोग से। तो इसमें तुम आय बता रहे हो, वे भी बता रहे हो, दोनों सेम ही है, बस ये पूरे साल के लिए, ये 3-4 महीने के लिए, तो इसके लिए विनियोग आएगा। इसमें क्या होता है, जब सरकार को लगे कि भाई देखो चुनाव का बहुत प्रेशर है, हम चुनाव पे ध्यान दें, तुम्हारे ये इस पे ध्यान दें, कहाँ से पैसा रही है हमें नहीं पता, हमें सिर्फ खर्चा दे दो और कहाँ से जो आएगा वो आने वाली सरकार देखेगी, अगर हम होंगे तो हम देख लेंगे ठीक है। तो इसमें क्या होगा, लेखानुदान में कुछ नहीं, लेखानुदान भी कब आएगा, चुनावी वर्ष आएगा, और इसमें सिर्फ खर्चा बताया जाएगा और इसके लिए विनियोग भी नहीं आता, सीधा पैसा निकल जाएगा। तो ये तो बड़ा मस्त चीज़ है ठीक है, वोटिंग भी नहीं करनी, सीधा पैसा निकल जाएगा। इसको हम क्या कहते हैं, विनियोग, वोट ऑन अकाउंट। बात समझ आ गई। तो ये था हमारा बजट से रिलेटेड। आर्टिकल 112 में बजट, आर्टिकल 113 में प्राक्कलन, 114 में विनियोग, 115 में अतिरिक्त अनुदान, 116 में लेखानुदान। ठीक है, तो ये बजट का हो गया। ये हमने वीटो पढ़ा था, देखो 112 में बजट, 113 में प्राक्कलन, 114 में विनियोग एप्रोप्रिएशन, 115 में अतिरिक्त अनुदान, अतिरिक्त अनुदान एक्स्ट्रा मनी, एक्स्ट्रा मनी नहीं कहते, कुछ और कहते हैं इसको इंग्लिश में, ध्यान नहीं आ रहा मुझे। 116 में, लेकिन समझने के लिए एक्स्ट्रा मनी कह सकते हो, एक्स्ट्रा पैसे दिए जाते हैं। इसका 116 में लेखानुदान, लेखानुदान। ठीक है, अब एक चीज़ और समझनी है आपको, देखो जब बजट का भाषण दिया, उसका एस्टिमेट बनाया, विनियोग पे वोटिंग हुई। अब जो एस्टिमेट बनाया है उसे क्या विपक्ष आराम से मान लेगी? कोई चीज़ अगर सपोज करो कि 200 करोड़ में किसी चीज़ का काम होना है, एक्चुअल 200 करोड़ में होगा, तो सरकार तो अपने घोटाला करने के लिए हो सकता है इसका कितने का बता दे, 400 करोड़ का एस्टिमेट बनवा दे। 400 करोड़ का एस्टिमेट होता भी ऐसी है भाई, घोटाला इसमें बहुत ईजिली हो जाएगा अगर इसमें विपक्ष हाथ ना लगाए, है ना। विपक्ष हाथ ना लगाए तो क्या हो जाएगा, 200 करोड़ में 200 करोड़ की चीज़ 400 करोड़ बता देंगे, इतने पैसे निकल जाएगा, और 200 करोड़ कहाँ जाएंगे, सरकार की जेब में। तो इसमें जो तांडव मचाने का काम कौन करेगी, विपक्ष पार्टी करेगी। विपक्ष की आसानी से विनियोग पास होने देगी, वो पूरा तांडव मचाते हैं। तो वो क्या करते हैं, इस एस्टिमेट को ख़त्म करने के लिए, है ना, विनियोग पर जब वोटिंग होती है तब वो क्या लेकर आते हैं, वो कटौती प्रस्ताव लेकर आते हैं। क्या लेकर आते हैं, कटौती प्रस्ताव। अब कटौती तो समझ आ रही होगी, कटौती करने के लिए बजट में कटौती प्रस्ताव किसके लिए लाया जाता है, बजट के लिए। कौन लेकर आता है, विपक्ष पार्टी। कौन लेकर आता है, विपक्षी पार्टी लेकर आती है। ठीक है, अभी कटौती प्रस्ताव 3 तरह का होता है। कटौती प्रस्ताव कितने तरह का, 3 तरह का होता है कटौती प्रस्ताव। कटौती प्रस्ताव 3 तरह का, इसमें एक होती है अर्थगत कटौती, सांकेतिक कटौती और नीतिगत कटौती। देखो कटौती प्रस्ताव 3 तरह का, एक तो होगी अर्थगत कटौती, अर्थगत कटौती। एक पहले अर्थगत को समझ लो। अर्थगत कटौती होती है नॉर्मल, है ना, यानी कि क्या करेगा, सबसे नॉर्मल क्या है, अर्थगत कटौती है कि उसको कम कराया जाता है बजट को, कि नहीं ये 200 करोड़ में, ये क्या 200 करोड़ में होगा, इसको 100 करोड़ में करो। या फिर हो सकता है कि सीमेंट पे इतना खर्चा बता दें, वो क्या विपक्षी पार्टी गई कि नहीं तुम्हें एयरपोर्ट बनाना ना, ऐसा करो, ये सीमेंट का कहाँ से ले रहे हो, हम दिलाएंगे, हम सस्ते में दिलवाएंगे, इसका एस्टिमेट कम करो, इसको इतने में करो।
तो नॉर्मली पैसे को कम कराना, उसको हम क्या कहेंगे, उसको अर्थगत कटौती कहेंगे। उसको क्या कहेंगे, अर्थगत कटौती करेंगे। यानी कि कह सकते हैं कि बजट को कम कराना, तो ये सबसे नॉर्मल है, बजट को कम कराना। दूसरी होती है सांकेतिक कटौती। सांकेतिक कटौती क्या होती है, सांकेतिक कटौती। इसमें क्या करते हैं, इसमें से संकेत देते हैं कि हम तुम्हारे बजट से सहमत नहीं है भाई, हमें पसंद नहीं आया, हमें पसंद नहीं आया बिल्कुल भी ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, बजट से असहमति जताना। बजट से क्या करना, असहमति जताना, ठीक है। या फिर असहमति नहीं, इसको क्या कह सकते हैं, इसको विरोध कह सकते हैं। बजट का क्या करना, विरोध करना, संकेत देना विरोध का कि ये हम विरोध कर रहे हैं तुम्हारा, बजट का विरोध, बजट का विरोध करना। अब बजट का विरोध करेंगे तो कुछ ना कुछ तो साइन देना पड़ेगा भाई, तुम विरोध कर कैसे रहे हो, कुछ ना कुछ तो साइन देना पड़ेगा। तो साइन के लिए क्या करते हैं, बजट में से जो इतना बड़ा बजट है उसमें से 100 रुपये काट लिए जाते हैं। 100 रुपये, अब 100 रुपये कोई बड़ा अमाउंट है, जहाँ हजारों करोड़ की बात हो रही है वो 100 रुपये कुछ बड़ी बात है। 100 रुपये काट लिए जाते हैं, ठीक है ना। कहाँ से, बजट से, बजट से 100 रुपये काट लिए जाते हैं। सांकेतिक कटौती में सबसे खतरनाक होती है नीतिगत कटौती। सबसे खतरनाक कौन सी होती है, नीतिगत कटौती। नीतिगत कटौती इतनी खतरनाक है कि इससे सरकार गिर सकती है। नीतिगत कटौती, नीतिगत कटौती, ठीक है। नीतिगत कटौती में क्या होता है, इसमें होता है कि बजट से असहमत होना, बिल्कुल डिसएग्री करना कि हम एग्री नहीं है, ये बजट खत्म है, इसको ख़त्म करो, है ना, ये बजट पास हो ही नहीं सकता। तो बजट से क्या करना, असहमति जताना, बजट से असहमति। इसमें क्या होता है, इसमें सरकार को 1 रुपया दिया जाता है 1 रुपया लो, निकलो यहाँ से, सरकार को 1 रुपया, सरकार को 1 रुपया दिया जाता है, ठीक है। और इसमें एक पॉइंट और, इसमें सरकार गिर जाती है, सरकार, इसमें सरकार गिर जाती है। अब इसको समझो कैसे गिरेगी सरकार। देखो, नीतिगत कटौती का मतलब है कि बजट से असहमति जताना। अब बजट से असहमति कब जताएंगे, बजट से असहमति जताएंगे कि विनियोग, जब वोटिंग होगी, है ना, वोटिंग में अगर 50% लोग, भाई विनियोग के लिए कितना चाहिए हमें, बजट को पास करने के लिए क्या होगा, विनियोग विधेयक लाया जाएगा, एप्रोप्रिएशन बिल लाया जाएगा। उस बिल को पास करने के लिए 50% होगा, 50% लोगों की सहमति होनी चाहिए, ठीक। अब ये बताओ, जिसकी सरकार होगी उसके पास 50% बहुमत है नहीं है, भाई जब तो उसकी सरकार बनी, तो विनियोग को ख़त्म करना, भाई ये तो हो सकता है। ये वाला अर्थगत कटौती तो नॉर्मली ज़्यादा बवाल ना हो, सरकार भी कहती चलो ठीक है, तुम्हें ज़्यादा लग रहा है, कम कर लेते हो, चलो ठीक है, इसमें इतना कम कर लो, जब विपक्ष ज़्यादा तांडव मचाती है, ठीक है। सांकेतिक कटौती में कुछ मतलब ही नहीं है, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। लेकिन नीतिगत कटौती कब पास हो सकती है, जब क्या हो, जब 50% बहुमति ना हो, भाई ये भी तो वोट करेंगे ना, है ना। ये असहमति कब जता सकते हैं, कब इसको ख़त्म कर सकते हैं बजट को, जब ये 50% से ज़्यादा मना कर दें। फिर से समझो, देखो, जो संसद है, इतनी बुरी संसद, देखो संसद जो है, संसद में 2 सदन, लोकसभा, राज्यसभा। लोकसभा के पास 545 लोग हैं, राज्यसभा के पास 245 लोग हैं। राज्यसभा से तो कोई मतलब है नहीं भाई, राज्यसभा में तो बहुमत यानी कि मेजोरिटी हमें चाहिए ही नहीं, हमें बहुमत किस में सिद्ध करना होता है, लोकसभा में, उसी की सरकार होती है, ये तो क्लियर है सबका, ठीक। अब इसका जो 50% होगा 272.5 यानी कि 273, ठीक। विपक्षी के पास कितना होगा, 272, इनको प्लस करेंगे 545 हो जाएगा। तो जिनके पास पहले से 273 या 273 से ज़्यादा है, तो विनियोग को पास करने के लिए हमें कितना चाहिए, 50% चाहिए। अब 50% तो यानी कि इसको कोई रोक सकता है क्या, बजट को पास कराने से कोई रोक सकता है क्या, नहीं रोक सकता। अब सपोज वो रुक गया, अगर बजट रुक गया
यानी कि बजट पे असहमति जता दी, 50% से ज़्यादा लोगों ने मना कर दिया। इसका मतलब क्या है कि इनके पास बहुमत नहीं है। इसका मतलब यही तो इसके पास बहुमत नहीं है, या इसके कुछ लोग विपक्षी पार्टी में मिल गए हैं, यही तो मतलब है। भाई अपनी सरकार का साथ नहीं दे रहे तो लोगों ने साथ छोड़ दिया है, बहुमत नहीं है। तो क्या होगा, तभी बजट, इसी सूरत में बजट क्या हो सकता है, फेल हो सकता है, बजट पर असहमति जताई जा सकती है। तो सरकार गिरेगी नहीं करेगी, भाई सरकार उसी की होगी, सरकार उसी की वर्क करेगी जो जिसके पास क्या होगा, बहुमत होगा। जिसके पास बहुमत होगा सरकार, तो इससे क्या होगा, सरकार गिर जाती है। किससे, नीतिगत कटौती से। और सरकार को 1 रुपया दिया जाता है, 1 रुपया लो और निकलो, चिज्जी खा लो। अब तो 1 रुपये का कुछ आता भी नहीं। ठीक है, क्लियर है ये बात, सरकार कैसे गिर जाएगी। तो यहाँ तक आज के लिए इतना ही। फिर आएगा आर्टिकल, हाँ कौन सा आएगा हमारा, आर्टिकल 117 में है फाइनेंशियल बिल, इंपॉर्टेंट है, कल हम वो पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करो। भाई पता नहीं क्यों मैं मुझे लगता है कि मैं अपना 100% दे के पूरी मेहनत से पढ़ाती हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं व्यू ही नहीं आते। ठीक है, तो सबके सब शेयर कर दिया करो। ठीक है, थैंक यू, कल मिलते हैं फिर।